रीबर्थ ऑफ क्वीन इन अ मैजिकल वर्ल्ड एपिसोड 3। शिवगढ़ के पहाड़ी पर बने शिव मंदिर में महाराज वीर प्रताप बहुत परेशान हो रहे थे क्योंकि सभी लोग यह आ चुके थे, यहाँ तक कि सभी शाही रथ भी यहाँ थे। लेकिन अभी तक प्रतिभा और अनु नहीं आई थी। उन्हें इतना परेशान देखकर राजमाता ने उन्हें शांत करते हुए कहा, तुम चिंता मत करो वीर प्रताप, हमारी राजकुमारियां ठीक होंगी, उन्हें कुछ नहीं होगा। तभी उन्हें घोड़ों की आवाज सुनाई दी। सब ने उधर देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि उनकी राजकुमारी किसी लड़के के साथ आई थी। जब राजमाता ने रुद्र और प्रतिभा को साथ देखा तो ना जाने उनकी आंखों में एक अलग ही चमक आ है, जैसे उनकी कोई बहुत बड़ी इच्छा पूरी हो गई हो। उन्होंने रुद्र की मां की तरफ देखा तो वो भी उन्हीं की तरह उन्हें देख रही थी। दोनों को यहाँ आने से पहले की बातें याद आती है, जब राजमाता और महारानी अपने कुल गुरु के पास गए थे और उन्होंने पूछा था कि हमारे राजकुमार रुद्र को कोई लड़की पसंद नहीं आती और वो लोग उनकी शादी के लिए बहुत परेशान थे। तब उनके कुल गुरु ने कहा था, इस शिवरात्रि को जैसे शिव को पार्वती मिली वैसे ही हमारे रुद्र को भी उनकी पार्वती जरूर मिलेंगी। और जब उन्होंने शिवगढ़ के महल में प्रतिभा को देखा और उसके संस्कारी को जाना, तब से को लोग चाहते थे कि कस उन्हें प्रतिभा जैसी ही बहू मिल जाए, लेकिन आज शिवजी उन पर बहुत मेहरबान थे कि उन्हें प्रतिभा ही दे दी। इसलिए ये देखकर दोनों लोग बहुत खुश थे। पर कुछ लोग और थे जो बिल्कुल खुश नहीं थे। ये और कोई नहीं, राजकुमारी स्नेहा, समर और निर्मला देवी थे। समर इसलिए परेशान था कि ये लोग बच कैसे गए। स्नेहा इसलिए परेशान थी, असल में जल रही थी कि ये लड़की किसी इतने सुंदर और प्रभावशाली इंसान के साथ कैसे है। और निर्मला देवी इसलिए परेशान थी कि ये राजकुमार रुद्र के साथ कैसे है। जब प्रतिभा, अनु और बाकी लोग मंदिर में आए तो सबसे पहले प्रतिभा ने शिव जी की प्रतिमा को नमन किया, जिसमें शिव जी साधना की अवस्था में बैठे थे और वो पूरी प्रतिमा सिर्फ एक पर की उंगली पर रुकी थी, बिना किसी जादू या सहारे के। प्रतिभा के आते ही महाराज ने उसे गले लगाकर पूछा, पुत्री आपको इतनी देर कैसे लग गई आने में, और आपके साथ आने वाले सैनिक कहाँ हैं, और आप राजकुमार रुद्र के साथ कैसे? तो प्रतिभा ने कहा, पिताजी आप पहले शांत हो जाए, हम आपको सब बताते हैं। प्रतिभा ने हल्का डरते हुए और भोली शकल बनाकर बताना शुरू किया, हम जब आ रहे थे तो अचानक से सैनिक ने रथ को रोक दिया और रथ से उतरकर कहीं चला गया। जब हम लोगों ने उससे पूछने का प्रयास किया तो वो बिना कुछ कहे बस वहां से चला गया। तभी अचानक हम पर हमला होने लगा। वो तो राजकुमार रुद्र ने अगर हमें सही समय पर अगर नहीं बचाया होता तो हम शायद आज आपके सामने नहीं खड़े होते। इतना बोलकर प्रतिभा रोने लगी और रोते हुए बोली, हम एक पल के लिए तो डर गए थे पिताजी, हमने अभी तो अपनी जिंदगी को सही से जीना तो शुरू ही किया था, हमें अभी तो आपका प्यार मिलना शुरू हुआ था। उसकी बातें सुन के वहां पर सभी लोग ये सोचने लगे कि उनकी मासूम राजकुमारी को आखिर कौन मरना चाहेगा, उनकी तो किसी से कोई दुश्मनी तक नहीं होगी। प्रतिभा की बातें सुन के अभय ने कहा, राजकुमारी प्रतिभा जितनी बहादुर और एक कुशल योद्धा है उतनी ही अच्छी एक अभिनेत्री भी। अगर मैंने खुद उन्हें लड़ते न देखा होता तो मुझे भी यही लगता कि राजकुमारी प्रतिभा कितनी मासूम और प्यारी है। उसकी बातों का जवाब देते हुए अनु ने कहा, अभी अपने राजकुमारी को जाना ही कितना है। रुद्र ने प्रतिभा की एक्टिंग देखकर अपने मन में सोचा, अब और क्या क्या आपने अपने अंदर छुपा कर रखा है राजकुमारी। जो लड़की कुछ देर पहले खुद हमसे बोल रही थी कि मेरे लिए अपनी जान खतरे में न डाले, सब कुछ खुद संभाल लेंगे और उन लोगों को बिना रहम खाए मार रही थी, वो अब सबके सामने इस बात कर रही है कि उसे मासूम कोई है ही नहीं। अब तो आपको जानने की दिलचस्पी बढ़ती ही जा रही है। महाराज वीर प्रताप ने गुस्से में गरजते हुए कहा, इतनी किसकी हिम्मत हो गई मेरी पुत्री शिवगढ़ की राजकुमारी को मारने की योजना बनाए। फिर अपने शाही सैनिकों को आदेश देते हुए कहा, मुझे वो इंसान हर कीमत पर चाहिए, वो भी जिंदा। हम उसे पूरे राज्य के सामने ऐसी सजा देंगे कि कोई भी शिवगढ़ की राजकुमारी को सपने में भी हाथ तक न लगाने की सोचे। अपने महाराज का हुक्म सुन के सभी शाही सैनिकों ने एक साथ कहा, जी महाराज आपकी जो आज्ञा, हम हमारी राजकुमारी पर हमला करने वाले को जीवित नहीं छोड़ेंगे, उसे पकड़कर आपके सामने लाएंगे। इतना बोलकर सभी शाही सैनिक अपने काम पर लग गए। फिर महाराज ने राजकुमार रुद्र के सामने जाकर कहा, राजकुमार रुद्र हम आपके बहुत आभारी हैं, अपने केवल हमारी पुत्री की नहीं बल्कि पूरे शिवगढ़ की मन सम्मान को बचाया है। हम आपका सच्चे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उनकी बात सुनकर रुद्र ने कहा, महाराज आपको ये सब बोलने की कोई जरूरत नहीं है, हमने आप पर कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं किया है, ये तो हमारा फर्ज था। रुद्र के पिताजी ने रुद्र के पास आकर कहा, हमें आप पर बहुत गर्व है पुत्र।
तभी वहां पर राजगुरु जी ने आकर कहा, महाराज पूजा का समय अब कुछ देर में होने वाला है और इस बार पूजा राजकुमारी जी के हाथों से होने वाली है, तो राजकुमारी के होने वाले पति राजकुमार समर को भी उनके साथ पूजा में बैठना चाहिए, जिससे नए जोड़े को शिव पार्वती का आशीर्वाद मिले। ये सुनकर कि प्रतिभा की शादी राजकुमार समर से होने वाली है, राजमाता और रुद्र की मां के तो सभी अरमानों पर पानी फिर गया और उनके चेहरे पर उदासी छा गई। जब रुद्र को पता चला कि राजकुमार समर जिसने प्रतिभा पर हमला कराया था उसी के साथ प्रतिभा की शादी तय है, तो मानो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर हो। अगर उसका वो चाहे तो 2 मिनट में समर की असलियत सबके सामने लाके उसे मार दे और कोई उसे रोक भी ना पाएगा, लेकिन वो अब ये जानना चाहता था कि प्रतिभा क्या करेगी, क्योंकि उसे इतना तो पता था कि प्रतिभा इस समर से तो शादी नहीं करने वाली। हाँ, लेकिन अगर समर ने कुछ भी करने की कोशिश की तो वो उसे मरने में एक पल भी न गवाएगा। ये सुनके तो स्नेहा के तन बदन में आग लग जाती है। वो समर को अपनी आंखों से इशारा करती है कि वो प्रतिभा के साथ पूजा में न बैठा, क्योंकि लोगों का मानना था अगर कोई लड़का और लड़की शिव जी की पूजा में एक साथ बैठता है, वो भी शिवरात्रि के दिन, इसका मतलब उनको शिव पार्वती का आशीर्वाद मिलेगा, जिससे वो हमेशा साथ रहेंगे। क्लोजिंग पैरेंथेसिस। ये सुनके अनु ने प्रतिभा से कहा, ये लोग तो तुझे पूजा में इस बंदर के साथ बैठा के रहेंगे, तुम इन सबको इसकी असलियत क्यों नहीं बता देती? मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरी बहन जैसी दोस्त की शादी इस जैसे इंसान से हो। तू मुझे बस एक बार बोल, फिर देख मैं इसे कैसे मजा चखाती हूँ। प्रतिभा ने बड़े आराम से कहा, तू परेशान मत हो, मैं कौन सा इसके साथ पूजा में बैठ जाएंगी, और स्नेहा भी तो यही चाहती कि समर मेरे साथ पूजा में ना बैठे। देखना, वो समर को मेरे साथ पूजा किसी भी कीमत पर नहीं करने देगी, तो उसे अपनी इच्छा पूरी करने दो ना। इतना बोले प्रतिभा के चेहरे पर एक से इतनी स्माइल आ गई। प्रतिभा की ऐसी खतरनाक स्माइल देखकर अभय ने हल्का डरते हुए अपने भाइयों से कहा, मुझे बस इतना जानना है कि किसने राजकुमारी भोली भाली और बेवकूफ कहा था। अगर इस समय इन्हें कोई देख ले तो कौन इन्हें मासूम बोलेगा? पक्का इनके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। महाराज ने प्रतिभा से पूछा, पुत्री क्या तुम समर के साथ पूजा में बैठने के लिए तैयार हो? प्रतिभा कुछ बोलती उससे पहले ही समर ने सबके सामने आकर कहा, माफ करिएगा महाराज, लेकिन प्रतिभा पूजा में बैठे या ना बैठे, पर मैं इस पूजा में प्रतिभा के साथ बैठने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। उसकी बात सुन के सभी लोग हैरान हो गए और प्रतिभा के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ गई, पर उसने उसे तुरंत छुपा लिया और कोई उसकी स्माइल देख नहीं पाया, पर वो रुद्र की तेज आंखों से न बच सकी। महाराज ने समर से पूछा, ये तुम क्या बोल रहे हो, और तुम पूजा में मेरी बेटी के साथ क्यों नहीं बैठोगे? तो समर ने हल्के घमंड भरी आवाज में कहा, मैं इसके साथ पूजा में तो दूर खड़े भी नहीं होना चाहूंगा। तभी समर के पिता ने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो समर, तुम अपने होश में भी हो? तो समर ने तुरंत कहा, हाँ पिताजी, मैं अपने होश में ही हूँ और आपकी भी होश में लाना चाहता हूँ। आप सब ने मेरी शादी तो इसके साथ तय कर दी, पर किसी ने पूछा कि ये शादी करना चाहता हूँ या नहीं। मैं न पहले इससे प्यार करता था ना अभी, तो हमारी शादी होने का मतलब ही क्या है? समर के पिता कुछ बोलते उससे पहले ही समर की मां ने उसका साथ देते हुए कहा, समर सही बोल रहा है, जरा आप ही सोचिए कि जिस लड़की के पास कोई शक्तियां नहीं है, जो खुद की सुरक्षा तक नहीं कर सकती, वो भला हमारे कुल की बहू क्या बनेगी? क्या इज्जत रह जाएगी हमारे राजपरिवार की पूरे राज्य में? सब यही कहेंगे कि हमारी होने वाली रानी के पास तो कोई शक्तियां ही नहीं है, वो तो इतनी कमजोर है, खुद की भी रक्षा नहीं कर सकती, तो राजपरिवार और राज्य की क्या करेगी? असल में समर की मां निर्मला देवी की दोस्त थी और बहुत ही घमंडी भी। जब उन्हें निर्मला देवी ने प्रतिभा के बारे में भड़काया तो वो प्रतिभा को नापसंद करने लगी और प्रतिभा को अपने परिवार की बहू बिल्कुल बनाना नहीं चाहती थी। अब वो चाहती थी कि उनकी बहू स्नेहा बने, क्योंकि उनकी नज़रों में स्नेहा दिल की अच्छी, सभी का ख्याल रखने वाली, एक राजपरिवार के सभी तौर तरीके जानने वाली और एक शक्तिशाली सुंदर लड़की है, जिसे वो बहुत पसंद करती है। पर ये तो सिर्फ हम ही जानते हैं कि स्नेहा कितनी अच्छी है और कितनी काबिल। स्मक कोष्टक। उनकी ऐसी बातें सुन के बाकी के राजपरिवार आपस में बातें करने लगे और समर के पिता भी सोच में पड़ गए और खामोश हो गए। उनकी खामोशी देखकर सब समझ गए कि अब वो भी शायद ये शादी नहीं चाहते। महाराज वीर प्रताप ने परेशान होते हुए कहा, ऐसा आप लोग कैसे कर सकते हैं? अगर आप लोग अब ये शादी तोड़ देंगे तो हमारे राजपरिवार की इज्जत का क्या होगा, हमारे आपसी संबंधों का क्या होगा, और सबसे बड़ी बात मेरी पुत्री के मान सम्मान का क्या होगा? तो समर की मां ने सामने आकर कहा, मेरे पास एक तरीका है जिससे ये सब पहले जैसे रह सकते हैं।
उनकी बात सुन के सभी उनकी तरफ देखने लगे और उनके बोलने का इंतजार करने लगे। अभय जो कब से सब कुछ सुन रहा था और प्रतिभा के कुछ भी ना बोलने से उसे अजीब लग रहा था, तो उसने अपने पास खड़ी अनु से पूछा, ये लोग आपकी दोस्त की इतनी बेइज्जती कर रहे हैं और आपकी दोस्त बस शांत खड़ी है, क्या उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा? तो अनु ने भी उसकी ही तरह जवाब दिया, इन लोगों के बेइज्जत करने से मेरी दोस्त को कोई फर्क नहीं पड़ता और ये शांति तो बस तूफान के आने से पहले वाली शांति है। सभी लोग समर की माँ के बोलने का इंतजार कर रहे थे, तो उन्होंने कहा, शादी तो होगी, समर की ही होगी और उसी दिन होगी, बस फर्क इतना होगा कि ये शादी प्रतिभा से नहीं बल्कि आपकी छोटी बेटी स्नेहा से होगी। ये सुन के सभी लोग हैरान हो गए और ये सुन के तो निर्मला देवी व स्नेहा तो बहुत खुश हुए, पर किसी के सामने अपनी खुशी को नहीं आने दिया। समर की माँ ने थोड़ा रुककर कहा, स्नेहा एक सुंदर और सुशील लड़की है, वो हर कार्य में योग्य है, एक शाही परिवार के सारे तौर तरीके जानती है। सबसे बड़ी बात, वो यहाँ की सबसे शक्तिशाली युवती है। वो हमारे कुल की बहू बनने के लिए एकदम सही है। इससे आपके परिवार की इज्जत भी रहेगी और हमारे भी। जब महाराज ने कुछ नहीं बोला तो निर्मला देवी ने आगे आकर प्रतिभा की चिंता का ढोंग करते हुए कहा, ये आप क्या कह रही है? मना हमारी बड़ी बेटी कमजोर है, शक्तिहीन है और इस संसार के बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन अगर आप ऐसे शादी तोड़ देंगे तो हमारी बड़ी बेटी से कौन शादी करेगा? रुद्र को प्रतिभा की यूं बेइज्जती होना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वो अच्छे से जानता था कि निर्मला देवी सब नाटक कर रही है। तो आखिर में रुद्र ने प्रतिभा से बोल ही दिया, राजकुमारी, क्या आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि ये लोग ऐसे सबके सामने बोल रहे हैं? तो प्रतिभा ने मुंह बना कहा, क्या करूं, बार बार एक ही बात सुनकर थक गई हूं, इन लोगों को कुछ नया नहीं मिलता मेरे बारे में बोलने के लिए, बस कमजोर ही बोलते रहते हैं। कुछ तो नया बोले जो मुझे थोड़ा तो बुरा लगे, क्योंकि कमजोर तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। उसका जवाब सुन के रुद्र ने दोबारा कुछ नहीं पूछा और सामने चल रहे तमाशे को देखने लगा। समर की माँ ने निर्मला देवी से कहा, हाँ, इसीलिए तो कह रही हूँ कि आप स्नेहा की शादी समर से करा दीजिए। तभी समर ने भी कहा, हाँ, मैं भी स्नेहा को पसंद करता हूँ और उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। फिर स्नेहा के पास जाकर उससे कहा, स्नेहा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? स्नेहा ने थोड़ा रोने का नाटक करते हुए सबकी नज़रों में अच्छा बनने के लिए कहा, ये तुम क्या कह रहे हो समर, मैं इसे कैसे अपनी ही दीदी प्यार से शादी कर लूँ, उन पर क्या बीतेगी? स्नेहा की नौटंकी देखकर अनु बोली, वाह, क्या नाटक है, इन लोगों को तो इसके लिए पुरस्कार मिलना चाहिए। उसकी बात सुन के अभय और विजय को हंसी आ गई। फिर समर ने उसका हाथ पकड़कर कहा, स्नेहा, तुम बहुत अच्छी और साफ दिल की हो, इसलिए ऐसा बोल रही हो, पर तुम्हारी दीदी भी उस काबिल होनी चाहिए कि उन्हें कोई प्यार कर सके, और मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझे पसंद करती होगी। स्नेहा ने अपने नाटक को जारी रखते हुए कहा, अगर इससे हमारे राजपरिवार की शान बचती है तो मैं तैयार हूँ। उसने इस तरह से कहा कि सबको लग रहा था कि स्नेहा अपने परिवार की शान के लिए कितना बड़ा त्याग कर रही हो। महाराज वीर प्रताप ने जब देखा कि अब वो कुछ और नहीं कर सकते तो उन्होंने कहा, अब हमारे पास कोई और रास्ता बचा ही नहीं है, तो हम कर ही क्या सकते हैं? ये सुनकर स्नेहा खुश हो गई। फिर प्रतिभा की तरफ आकर कहा, मुझे माफ करना दीदी कि आप जिससे प्यार करती है वो मुझसे शादी मरना चाहते हैं, मैं और कुछ नहीं कर सकती। आपका तो दिल ही टूट गया होगा, पर हमारे मन सम्मान के लिए मुझे ये करना ही होगा। स्नेहा की बातों से लगा कि उसे सच में बुरा लग रहा है अपनी बहन के लिए, पर असल में तो वो अंदर ही अंदर बहुत खुश थी और ये सब प्रतिभा को चिढ़ाने के लिए बोल रही थी। उसे लगा कि प्रतिभा तो अब रोने लगेगी, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रह पाई। उसकी गलतफहमी को दूर करते हुए प्रतिभा ने कहा, स्नेहा, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी है, मैं समर से प्यार तो दूर उसे पसंद तक नहीं करती और नहीं उससे शादी करना चाहती हूँ। उसकी बात सुन के सब हैरान हो गए, तो प्रतिभा ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, ये शादी तब तय की गई थी जब मुझे शादी का मतलब भी नहीं पता था। जब हम बड़े हुए तो किसी ने भी एक बार पूछा भी नहीं कि तुम ये शादी करना चाहती हो या नहीं। मुझे राजकुमार समर से शादी करने में इतनी सी भी दिलचस्पी नहीं है, ना ही मैं राजकुमार समर को पसंद करती हूँ। फिर समर की माँ के सामने जाकर, आपने क्या कहा था कि मुझमें इतनी भी शक्ति नहीं कि मैं खुद की रक्षा कर सकूं? चलो माना मुझमें नहीं है, पर क्या आपके राजपरिवार में, आपके सैनिकों में या लोगों में भी इतनी सी शक्ति नहीं कि वो अपनी रानी की रक्षा कर सके? प्रतिभा की बातें सुन के उनकी बोलती बंद हो चुकी थी। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो बोले तो बोले क्या।
फिर प्रतिभा ने समर की ओर मुड़ के बड़ी ही मासूमियत से कहा, राजकुमार समर, आपने क्या कहा था कि मैं एक ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता जिसके पास शक्तियां न हो? तो भला मैं उस इंसान से कैसे शादी कर लूं जो किसी और स्त्री से संबंध रखता हुआ लड़े? आप क्या मुझसे शादी तोड़ेंगे? मैं शिवगढ़ की राजकुमारी खुद आपसे ये शादी तोड़ती हूँ। उसकी बात से समर का चेहरा तो कला पड़ गया और बाकी लोग आश्चर्यचकित हो गए। महाराज ने प्रतिभा से पूछा, पुत्री, तुम ये सब क्या कह रहे हो? तुम्हारे कहने का अर्थ क्या है? किसी दूसरी स्त्री से संबंध मतलब? तो प्रतिभा ने कहा, पिताजी, मैं सच बोल रही हूँ। राजकुमार और स्नेहा बहुत पहले से ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। उसकी बात पर निर्मला देवी ने तुरंत कहा, ये तुम क्या बोल रही हो प्रतिभा? तुम्हारे पास सबूत क्या है? तो प्रतिभा ने स्माइल करते हुए कहा, मुझे पता था कि मुझसे ये जरूर कहा जाएगा। अगर आप सबको मेरी बातों पर यकीन ना हो तो वैद्य जी को बुलाया जाए और जांच की जाए। सच सबके सामने होगा। वैद्य का नाम सुनके तो स्नेहा का पूरा चेहरा कला पड़ गया और उसने चिल्लाते हुए कहा, ये तुम क्या बोल रही हो? मैं कोई जांच नहीं करूंगी। महाराज ने आदेश दिया, वैद्य जी से जांच करवाई जाए। यहाँ पर सभी लोग उपस्थित थे, इसलिए वैद्य जी भी यहाँ ही थे। महाराज का आदेश सुनकर उन्होंने जांच की तो उनकी आंखें हैरानी में फैल गई। उनको ऐसे हैरान देखकर महाराज ने पूछा, क्या बात है वैद्य जी? तो वैद्य जी ने कहा, महाराज, राजकुमारी स्नेहा मां बनने वाली है। ये सुनकर तो नेमा मानो सब के ऊपर बम ही फूट गया हो कि वो लोग जिसको बहुत ही अच्छा और साफ दिला समझते थे वह तो कुछ और ही निकली। ये सुनकर महाराज ने एक तेज आवाज स्नेहा से पूछा, स्नेहा, ये सब क्या है और ये बच्चा किसका है? निर्मला देवी की तरफ देखकर, क्या तुम्हें इसके बारे में पहले से पता था? तो निर्मला देवी ने तुरंत अपना बचाव करते हुए कहा, नहीं नहीं महाराज, मुझे इस बारे में कोई खबर नहीं थी। झूठा गुस्सा करते हुए, स्नेहा, तुम पे हमें कितना भरोसा था और तुमने क्या किया? अब बताओ और जवाब दो अपने पिताजी को। तो स्नेहा ने डर के मारे रोते हुए कहा, पिताजी, ये समर का है। बस इतना ही सुनना था कि सभी लोग आपस में बातें बनाने लगे। महाराज ने गुस्से से कहा, इतना बड़ा धोखा और तुम लोग मेरी पुत्री के साथ शादी तोड़ने की बातें कर रहे थे। इसकी सजा तो तुमको मिलेगी। फिर प्रतिभा के पास जाकर, हमें माफ कर दो पुत्री, हमने नहीं पता था कि जिससे हमने तुम्हारी शादी तय करी वो ऐसा निकलेगा, पर ये तुम्हारे गुनहगार है तो इनको सजा भी तुम ही दोगी। अब तो स्नेहा और निर्मला देवी को डर लग रहा था कि प्रतिभा कहीं कुछ बुरी सजा ना दे दे। प्रतिभा ने महाराज से कहा, हाँ पिताजी, समर और स्नेहा ने गलती तो की है, पर उसने उस नन्ही सी जान का क्या कसूर है? वो तो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं है, और स्नेहा ने कुछ भी किया हो पर है तो वो हमारे राजपरिवार की बेटी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि स्नेहा और समर की शादी करा दी जाए। प्रतिभा की बातें सुनकर सबके दिल में उसके लिए इज्जत और बढ़ गई। तो महाराज ने कहा, ठीक है पुत्री, जैसा तुम कहो, पर शादी के बाद से स्नेहा का शिवगढ़ से कोई संबंध नहीं रहेगा और ना ही शिवगढ़ से कोई भी वस्तु का निर्यात भीमपुर में होगा। उनकी बात से सब लोग सहमत थे। फिर महाराज ने कहा, हम लोगों ने अपना बहुत समय फालतू लोगों पर व्यर्थ कर दिया और पूजा का भी समय हो गया है, तो सब लोग पूजा स्थल की तरफ चले। प्रतिभा की तरफ देखकर, चलो पुत्री, ये पूजा तुम्हें ही संपन्न करनी है। सब लोग पूजा स्थल की ओर चले जाते हैं। वहां पर सिर्फ जमीन पर बैठी स्नेहा जो रो रही थी वो और उसकी माँ ही रह जाते हैं। तो निर्मला देवी स्नेहा को शांत कराकर गुस्से में बोलती है, तुम शांत हो जाए पुत्री, उस लड़की ने मेरी बेटी की बेइज्जती सबके सामने की ना, अब देख मैं क्या करती हूँ, अब तो उसकी जान लिए बिना मैं नहीं रहने वाली। फिर वो स्नेहा को उठाकर अपने साथ ले जाती है। सब लोग पूजा स्थल पर पहुंच जाते हैं। वे सबसे पहले वो लोग शिव जी की प्रतिमा को देखकर नमन करते हैं, तो राजगुरु जी प्रतिभा को तिलक लगाते हैं। फिर बाकी लोगों को धीरे धीरे पूजा आरंभ होती। सब लोग पूजा में थे सिवाय स्नेहा और समय के, क्योंकि उन्हें पूजा में शामिल होने के लिए महाराज ने मना कर दिया था। पूजा खत्म होने के बाद अंत में एक आखिरी प्रक्रिया रह गई थी। शिव जी की प्रतिमा बहुत ही बड़ी और ऊंची थी। इस प्रक्रिया में शिव जी की प्रतिमा के शीर्ष से पुष्पों को डालना होता था, जो कि शिवगढ़ की पारिवारिक शक्ति वायु तत्व की थी, इसलिए ये कार्य करना उनके लिए आसान था। पर प्रतिभा के पास कोई शक्ति नहीं थी, इसलिए राजगुरु जी ने रुककर महाराज की तरफ देखा। सिर्फ राजगुरु ही नहीं, सभी लोग महाराज की ओर देख रहे थे, क्योंकि वो सब भी जानना चाहते थे कि अब ये कार्य कौन करेगा। जब प्रतिभा ने सबको महाराज की ओर देखता पाया और राजगुरु जी को भी यूं खामोश देखा, तो उसने राजगुरु जी से इस बारे में पूछा कि आप रुक क्यों गए और सब लोग पिताजी की ओर क्यों देख रहे हैं, क्योंकि अभी तक प्रतिभा और अनु को इसके बारे में नहीं पता था।
उसका सवाल सुनकर राजगुरु जी उसे इसके बारे में बताते हैं। तभी महाराज कहते हैं, कोई बात नहीं, ये विधि हम करेंगे। तो प्रतिभा हल्का सा मुस्कुरा कर बोलती है, बस इतनी सी बात, और पिताजी उसकी कोई जरूरत नहीं है। जब ये पूजा की सभी विधि मेरे हाथों हुई है तो ये आप क्यों करेंगे, ये भी मैं ही करूंगी। प्रतिभा की बात सुनकर किसी को कुछ समझ नहीं आता, पर रुद्र, विजय, अभय और अनु के अलावा वो लोग समझ गया थे कि प्रतिभा अभी सबके सामने अपनी शक्तियों को उजागर करने वाली है। राजमाता ने प्रतिभा के कंधे पर हाथ रख कर कहा, पर बेटा आप ये कैसे करेगी, इसके लिए तो वायु शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो प्रतिभा बस मुस्कुरा देती है और बिना जवाब दिए शिव जी के सामने जाकर अपने हाथ जोड़ के अपनी आंखें बंद करके खड़ी हो जाती है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर प्रतिभा करना क्या चाहती है। तभी वो लोग देखते हैं कि प्रतिभा ने अपनी आंखें खोलकर अपने हाथ फैलाए और उसकी आंखें अब सफेद रंग की चमकने लगी। ये देखकर तो सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। प्रतिभा ने धीरे धीरे अपने हाथों को हिलाती है तो उसमें से सफेद रोशनी निकलने लगती है और प्रतिभा के साथ साथ सभी पुष्प भी गोल गोल घूमते हुए उड़ने लगते हैं। ऐसा नज़ारा देखकर सभी लोग हैरान थे, क्योंकि आज तक हर बार पूजा में सभी लोग बस पुष्पों को अपनी वायु शक्ति से सिर्फ ऊपर ले जाकर शिव जी को अर्पित कर देते थे, पर प्रतिभा जो कर रही थी वो सबसे अलग था और बहुत ही सुंदर भी। सभी लोग उसी को देखने में मग्न हो गया। प्रतिभा ने पुष्पों को शिव जी की प्रतिभा के गोल गोल घूमते हुए अपने साथ ऊपर ले गई और फिर जब वो शिव जी की प्रतिमा के कंठ के सामने तक पहुंच गई तो उसने अपने हाथों को ऊपर उठाकर सभी पुष्प को उनके ऊपर अर्पित करना शुरू करा। तो नीचे तो सबको लग रहा था कि मानो पानी की जगह मानो फूलों की वर्षा हो रही हो। फिर प्रतिभा ने अपने दोनों आंखों को बंद करके हाथ जोड़ लिए और अपने मन में कहा, हे महादेव, आपने मुझे ये दूसरा मौका दिया है जीने का, मुझे शक्ति देना आने वाली परिस्थितियों का सामना करने की और मुझे सही मार्ग दिखाना अपने सपने के बारे में जानने की। वो अपनी आंखें बंद करके ये सब कह रही थी तो उसने ये नहीं देख पाया कि महादेव की तीसरी आंख से हल्की सी नीली रोशनी निकलकर उस पर पड़ी, जैसे खुद महादेव ने उसे आशीर्वाद दिया हो। पर प्रतिभा को ये पता नहीं चला और नहीं नीचे बाकी लोगों को, क्योंकि ऊपर तो उन्हें बस सफ़ेद रोशनी दिख रही थी। फिर सबने देखा कि प्रतिभा नीचे आ रही है। प्रतिभा बड़े आराम से नीचे उतरी। उसने पहले अपना एक पैर जमीन पर रखा, फिर दूसरा। उसके नीचे आते ही महाराज ने उसे गले लगाते हुए कहा, पुत्री, हम बहुत खुश हैं, आपके पास भी हमारे राजपरिवार की वायु शक्ति है। पर अगर आपके पास शक्ति थी तो शक्ति परीक्षा के परिणाम आपकी कोई शक्ति क्यों नहीं दिखी, और जब आपके पास शक्ति थी तो आपने हमें बताई क्यों नहीं। तो प्रतिभा ने शांति से जवाब दिया, किसी ने हमारी शक्तियों को बांधा था, जिसके कारण शक्ति परीक्षा में हमारी कोई शक्ति सामने नहीं आए और हम भी हमारी शक्तियों के बारे में जाने हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है। तो महाराज ने कहा, ऐसा करने की किसने हिम्मत की और क्यों, पर इसमें गलती हमारी भी है, हमने अगर आप पर ध्यान दिया होता तो ऐसा नहीं होता। प्रतिभा महाराज के हाथ पकड़कर बोलती है, पिताजी, अब जो हो गया सो हो गया, अब आपके निराश होने से कुछ नहीं बदलेगा। और जहाँ तक बात रही मेरी शक्तियों की, तो जिसने भी मेरी शक्तियों को बांधा था उसको तो मैं ढूंढ कर ही रहूंगी। फिर पूजा संपन्न हो चुकी थी तो सभी लोगों को प्रसाद दिया गया, जिसके बाद राज्य के लोग अपने अपने घर जाने लगे और दूसरे राज्य से आए मेहमान राजमहल की तरफ प्रस्थान करने लगे। तभी प्रतिभा ने वहां बैठे एक साधु बाबा को देखा जो अपनी आंखें बंद करके ध्यान में थे। जब उसने उनके बारे में पूछा तो उसे पता चला कि ये बहुत बड़े साधु बाबा है जो इस बार यह शिव जी की पूजा के लिए आए थे और जब से आए थे बस ध्यान में लीन थे। सभी का कहना था कि ये साधु बाबा अगर किसी के बारे में कुछ बोलते हैं या उसे आशीर्वाद देते हैं तो वो जरूर पुतला होता है, पर अभी तक साधु बाबा ने यहाँ पर सबके प्रणाम करने के बाद भी किसी को कुछ नहीं कहा और न ही अपनी आंखें खोली। तो प्रतिभा ने भी सोचा कि उसे भी एक बार साधु बाबा को प्रणाम करना चाहिए, तो वो साधु बाबा के पास जाती है और उन्हें झुककर प्रणाम करती है। उसके प्रणाम करते ही साधु बाबा अपनी आंखें धीरे से खोलते हैं और प्रतिभा से कहते हैं, प्रणाम महारानी। साधु बाबा के प्रतिभा को महारानी बुलाने पर पहले तो प्रतिभा हैरान हो जाती है, फिर साधु बाबा से कहती है, बाबा शायद आपने गलत समझा, मैं कोई महारानी नहीं हूँ, मैं तो बस शिवगढ़ की बड़ी राजकुमारी हूँ। उसकी बात सुनकर बाबा हल्के से मुस्कुराते हैं, फिर प्रतिभा से कहते हैं, हाँ आप अभी तो राजकुमारी है पर आने वाले भविष्य में नहीं। उनकी बात सुनकर प्रतिभा कंफ्यूज होकर पूछती है, आपके कहने का अर्थ क्या है बाबा, मैं कुछ समझी नहीं। बाबा प्रतिभा की तरफ देखकर बोलते हैं, आप भविष्य की दूसरी दुनिया से यहाँ आए, इसलिए नहीं कि आपको जीने का एक और मौका मिला है, बल्कि इसलिए कि आपकी जरूरत यहाँ है।
ये सब नियति में लिखा है और उस डमरू वाले ने सब कुछ तय किया है। उनकी बातें सुन के प्रतिभा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर बाबा कहना क्या चाहते हैं। वो बाबा से कुछ पूछती उससे पहले ही बाबा ने कहा, सही समय आने पर आपको सब कुछ पता चल जाएगा और आपकी सहायता करने स्वयं शिव जी के अवतार आएंगे, क्योंकि जब पार्वती के अवतार है तो शिव जी को तो आना ही होगा। अब मेरा कार्य संपूर्ण हुआ, मुझे जाने की आज्ञा दे महारानी। प्रतिभा जो उनकी सभी बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी, जब उसने बाबा के जाने की बात सुनी तो वो उनसे कुछ पूछना चाहती थी, पर वो कुछ पूछती उससे पहले ही बाबा ने हर हर महादेव बोलकर अपनी आंखें बंद कर ली। बाबा तो अपनी बात कह के शांत हो गए, पर छोड़ गए हलचल करने के लिए प्रतिभा के मन में बहुत से सवाल, जिनका जवाब अब उसे ढूंढना था। वो यही सब सोचते हुए जा रही थी कि अचानक उसके पैर के नीचे कुछ आ जाता है। वो गिरने ही वाली थी कि किसी ने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर सामने को खींच लिया, जिससे उसका सर सीधा उस इंसान के सीने में जा लगा और उसकी नाक पर बहुत तेज लग गई। तो प्रतिभा ने अपनी नाक को सहलाते हुए उस इंसान पर बिना ध्यान दिए कहा, कौन सा पहाड़ आकर मुझसे टकरा गया। लेकिन जैसे ही उसने अपना सर उठाकर देखा तो मानो जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। उसने देखा कि दो लाल आंखें उसे ही घूर रही थी। ये और कोई नहीं राजकुमार रुद्र है, जो बाहर की ओर ही जा रहे थे। पर जब इन्होंने प्रतिभा को किसी गहरी सोच में डूबा देखा तो वो उसके पास आने लगे और उसी समय प्रतिभा को गिरता देखा तो उसे बचाने के लिए तुरंत पहुंच गए और उसका हाथ पकड़ के अपनी ओर खींच लिया। कोष्टक। रुद्र ने घूरते हुए प्रतिभा को कहा, क्या कहा आपने राजकुमारी? पहाड़? मैं आपको पहाड़ लगता हूँ? तो प्रतिभा ने अपनी आंखें बंद करके अपने होठों को दांतों तले दबा लिया, जिससे वो बहुत क्यूट लग रही थी। ये देखकर तो रुद्र का गुस्सा एकदम उड़न छू होगा। वैसे गुस्सा तो था ही नहीं, वो तो ये सब सिर्फ प्रतिभा को परेशान करने के लिए बोल रहे थे। फिर प्रतिभा ने अपनी आंखें खोलकर इधर उधर देखते हुए कहा, आपने शायद कुछ गलत सुन लिया होगा राजकुमार, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। प्रतिभा ने एकदम सफेद झूठ बोला था। तो राजकुमार रुद्र ने अपनी आईब्रो ऊपर करके कहा, अच्छा, तो जरा ये बात आप मेरी आंखों में देखकर तो बोलिए। प्रतिभा ने धीरे से अपनी नजरें उठाकर रुद्र की आंखों में देखा तो वो कुछ बोल ही नहीं पाए और उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। तभी कहीं से एक माला उड़कर उन दोनों के गले में आकर पड़ गई। ये माला कहीं और नहीं बल्कि शिव जी के हाथों में टंगी थी, जो तेज हवा चलने के कारण उड़कर अपने आप उन दोनों के गले में पड़ गई थी। वो दोनों जब अपने गले में पड़ी माला को देखते हैं तो पहले एक दूसरे को देखते हैं, फिर उस माला को। ये सब देख रहे साधु बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, डमरू वाले ने अपना खेल दिखाना शुरू कर ही दिया। फिर शिव जी की प्रतिमा को देखकर कहा, मैंने अपना काम कर दिया प्रभु, अब बाकी सब आप पर है। फिर वो अपनी आंखें बंद करके जय शिव शंकर बोलकर वहां से गायब हो जाते हैं। ये सब साधु बाबा के अलावा दो और लोग भी देख रहे थे, जो ये सब देखकर बहुत खुश हो रहे थे। ये दोनों खुश होने वाले लोग रुद्र की मां महारानी श्रद्धा और रुद्र की दादी सा राजमाता शारदा जी थे। जब उन्होंने रुद्र को प्रतिभा को बचाते हुए और उससे इतने प्यार और आराम से बात करते देखा तो वो लोग पहले तो हैरान हुए, क्योंकि रुद्र किसी लड़की से बात करना तो दूर उसके पास जाना तक पसंद नहीं करता और दूसरे लोगों से इतने प्यार से भी बात नहीं करता। लेकिन बाद में जब उन दोनों को एक दूसरे के करीब देखकर वो लोग बहुत खुश थे। राजमाता ने कहा, अब तो शिव जी खुद इनकी जोड़ी बनाए हैं, अब हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। उनकी बात सुन के रुद्र की मां ने कहा, आप शाय कह रही है, इन्हें तो खुद शिव जी ने आशीर्वाद दिया है। जरा देखो तो दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं, किसी की भी नजर ना लगे मेरे बच्चों को। फिर वो दोनों खुशी से वहां से चली जाती है। अब तक प्रतिभा ने वो माला अपने गले से निकल दी थी, अब वो सिर्फ रुद्र के गले में थी। इससे पहले रुद्र प्रतिभा से दोबारा पूछे, प्रतिभा ने वहां से निकलने के लिए बहाना बनाते हुए कहा, हमें राजमहल भी पहुंचना है, पिताजी ने हमें जल्दी आने के लिए कहा था और अनु भी हमें ढूंढ रही होगी, हम आपसे बाद में मिलते हैं। इतना बोलकर वो वहां से जल्दी से भाग गई। वैसे प्रतिभा को रुद्र से डर नहीं लग रहा था, पर वो अब तक इतना जान चुकी थी कि ये वो ही इंसान है जिसका उसने जंगल में इलाज किया था, और ये भी कि राजकुमार रुद्र बहुत शक्तिशाली है। उसकी ये हरकत देखकर रुद्र के चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान आ गई। फिर उसने शिव जी की तरफ देखकर कहा, अब तो आपने भी हमें मंजूरी दे दी, तो अब हमें कोई नहीं रोक सकता। फिर वो भी अपने चले गए। जब रुद्र विजय और अभय के पास गया तो अभय ने पूछा, इतनी देर क्यों लग गई भाई साहब आपको? अब तक तो सब लोग जा चुके हैं सिवाय हमारे।
तभी उसकी नज़र रुद्र के गले में पड़ी माला पर गई तो उसने कहा, भाई साहब आपके गले में ये माला कैसी? रुद्र जो अपने घोड़े पर बैठ रहा था, माला का जिक्र सुनकर उसे प्रतिभा का वो प्यारा सा चेहरा याद आ गया जिससे उसके होठों पर अपने आप मुस्कान आ गई। उसकी मुस्कान देखकर विजय ने कहा, ये मैं क्या देख रहा हूँ मुस्कान, वो भी रुद्र के चेहरे पर, ये कोई सपना तो नहीं? तो अभय ने भी कहा, नहीं भाई ये कोई सपना नहीं है, ये हकीकत है। हमारे भाई सा मुस्कुरा रहे हैं, वो भी सिर्फ एक माला का जिक्र सुनकर। जरूर कुछ तो हुआ है जो हम नहीं पता। उन दोनों की बकवास को इग्नोर करके रुद्र अपने घोड़े पर बैठ गया और कहा, अगर तुम दोनों को ऐसे ही बातें करनी हो तो करो, मैं तो जा रहा हूँ। इतना बोलकर रुद्र आगे चला गया। उसको यूं जाते देख वो दोनों भी तुरंत अपने अपने घोड़ों पर बैठकर उसके पीछे चले गए। सब लोग राजमहल पहुंच गए थे। राजमहल पहुंचने पर प्रतिभा और अनु का रथ रुक जाता है तो अनु उतरने लगती है, पर वो देखती है कि प्रतिभा तो किसी सोच में खोई हुई है तो वो उसे हिलाकर बोलती है, राजकुमारी जी कहाँ खोई हुई हो, हम लोग राजमहल पहुंच चुके हैं। अनु के हिलाने पर प्रतिभा अपने विचारों से बाहर आती है और अपने आसपास देखकर बोलती है, हाँ हम महल पहुंच गए। इतना बोलकर वो रथ से उतर जाती है। फिर अनु और प्रतिभा दोनों साथ में महल की ओर जाने लगते हैं। अनु प्रतिभा के साथ चलते हुए पूछती है, क्या हो गया है तुझे? जब से पूजा के बाद तू उन साधु बाबा का आशीर्वाद लेके वापस आई है तब से तू किसी सोच में डूबी हुई है, ऐसा भी क्या हो गया? तो प्रतिभा बोलती है, उन साधु बाबा ने जो भी कहा वो बहुत अजीब था, पता नहीं वो कौन से काम की बात कर रहे थे। तो अनु पूछती है, ऐसा भी क्या ही बोल दिया साधु बाबा ने जो तू इतना परेशान हो रही है? उसकी बातें सुन के प्रतिभा कहती है, मैं तुझे बाद में सब कुछ अच्छे से बता दूंगी। फिर वो दोनों महल के अंदर चली जाती है। वो लोग अंदर जाते तो देखते हैं कि अब सब लोग अपने अपने राज्य जाने के लिए तैयार थे और उन्हें महाराज व निर्मला देवी अलग अलग उपहार देकर विदा कर रहे थे। कुछ ही देर में अधिकतर लोग चले गए थे। अब सिर्फ शिवगढ़ के केवल खास मित्र राज्य के राजा, महाराजा और उनके परिवार के लोग बचे थे, जिनमें विजयगढ़ भी शामिल था। प्रतिभा और अनु एक कोने में जाकर बैठ गई थी, क्योंकि वो दोनों ही बार बार अलग अलग राजकुमारों से मिल मिलकर परेशान हो चुकी थी। जब से प्रतिभा ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया था तब से सभी राजपरिवार के लोग प्रतिभा को पसंद करने लगे। अब हमारी प्रतिभा और अनु तो वैसे ही सुंदर, जिन्हें कोई पसंद करे बिना रह ही न पाए, और अब तो उनकी शक्तियों के बारे में पता चल के भला कौन उन्हें अपने परिवार में शामिल करना नहीं चाहेगा। उससे दूसरे राजपरिवारों के लिए एक और फायदा था कि उनके शिवगढ़ जैसे शक्तिशाली राज्य से अच्छे संबंध बन जाएंगे। कोष्टक। अनु ने चिढ़ते हुए कहा, कैसे सब के सब घूर घूर के तुझे देखने में लगे हैं? मुझे तो लगता था कि ऐसे लोग सिर्फ हमारे जमाने में ही होंगे, पर यहाँ भी इन लोगों की कमी नहीं है। उसकी बात सुन के प्रतिभा के गोद में बैठे सिम्बा ने कहा, अब मेरी मालकिन है ही इतनी सुंदर कि ये भंवरे तो मंडराएंगे ही। इन लोगों से सिर्फ अनु और सिम्बा को ही परेशानी नहीं थी, बल्कि हमारे राजकुमार रुद्र को भी थी। भले ही वो बहुत दूर खड़े थे, पर उनकी नज़र सिर्फ उनकी राजकुमारी पर ही थी। अगर इनके बस में होता तो इन सभी लोगों की नज़रों से प्रतिभा को बहुत दूर रखते। रुद्र की ये हालत देखकर अभय ने कहा, भाई सा अगर आपको इतनी ही दिक्कत है तो आप ही सीधा राजकुमारी के पास चले जाइए, न फिर कोई राजकुमारी से बात कारण तो दूर अपनी नजरें भी उठाकर न देखेगा। जिस पर रुद्र ने अभय को घूर कर देखा तो अभय ने चुपचाप वहां से निकलने में ही अपनी भलाई समझी। दूसरी तरफ शिवगढ़, विजयगढ़ और कुछ राज्यों के राजपरिवार आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। महाराज वीर प्रताप ने कहा, अब तो मेरी महादेव से एक ही प्रार्थना है कि मेरी पुत्री को कोई अच्छा सा वर मिल जाए ताकि मैं उसके लिए निश्चित हो सकूं। उनकी बात सुनकर रुद्र के पिता यानी महाराज देवेंद्र सिंह ने कहा, तुम चिंता मत करो मित्र, तुम्हारी पुत्री हमारी भी पुत्री जैसी है, हम मिले उसके लिए सबसे अच्छा वर ढूंढेंगे। जब अनु और प्रतिभा के कानों में ये बातें पड़ी तो अनु ने कहा, इतनी मुश्किल से तो एक से शादी तोड़ी और ये लोग दूसरी की बातें करने लगे। तो प्रतिभा ने बेफिक्री से बोला, हाँ करने दो, पर मेरी इच्छा के बिना शादी थोड़ी ही होगी। तभी राजमाता ने अचानक से कहा, कहीं और ढूंढने की क्या जरूरत है जब इतना अच्छा वर यही है तो। उनकी बात सुन के सभी राजमाता की ओर देखने लगे तो राजमाता कहा, हमें आपकी पुत्री प्रतिभा बहुत पसंद है और हम चाहते हैं कि प्रतिभा का विवाह रुद्र से हो। अब हमारे रुद्र के लिए प्रतिभा से अच्छी कन्या और कहाँ मिल सकती है।
उनकी बात सुन के सभी लोग हैरान हो गए हैं क्योंकि जो बात वो सब इतनी देर से अपने अपने पुत्रों के लिए कहना चाहते थे वो राजमत ने एक पल में बोल दी थी, पर किसी में भी राजमाता की बात काटने या विजयगढ़ के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए सबका मुंह लटक चुका था। और निर्मला देवी को तो जोर का झटका और जोरों से लगा था, क्योंकि अगर प्रतिभा की शादी रुद्र से हो गई तो उसे मरना सिर्फ मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। राजमाता की बात सुन के महाराज देवेंद्र ने कहा, माँ क्या राजकुमार रुद्र इसके लिए तैयार होंगे? तो राजमाता ने बिना देर किए कहा, वो जरूर तैयार होंगे, हम ये जानते हैं वो इस रिश्ते के लिए मना कर ही नहीं सकते। फिर महाराज वीर प्रताप की तरफ देखकर, हमें तो ये जानना है कि वीर प्रताप की तुम्हारा की विचार है इस बारे में। तो वीर प्रताप ने कुछ सोचते हुए कहा, भला हमें हमारी पुत्री के लिए राजकुमार रुद्र से अच्छा वर और कहाँ मिलेगा? पर उनकी पर सुनकर राजमाता ने तुरंत पूछा, पर क्या वीर प्रताप? तो महाराज वीर प्रताप ने थोड़ा मायूस होते हुए कहा, पर ये राजमाता, हमने कल्याणी जी के जाने के बाद से कभी भी अपनी पुत्री पर ध्यान ही नहीं दिया, हमेशा हमने बिना उनकी इच्छा जाने बस अपने फैसले उन पर थोप दिया, जिसका नतीजा हम सब ने आज देख ही लिया था। और हमने अपनी पुत्री को ये वचन दिया है कि हम कभी भी उनके साथ किसी भी फैसले के लिए जबरदस्ती नहीं करेंगे, इसलिए ये फैसला भी उन्हीं का होगा। महाराज की बात सुनकर अब सभी की नजरें प्रतिभा की तरफ घूम गई और सभी बेसब्री से प्रतिभा के बोलने का इंतजार करने लगे। प्रतिभा जो इतनी देर से बड़े आराम से बैठकर अपनी गोद में बैठे सिम्बा के बालों को सहला रही थी, जब उसने सबको अपनी तरफ देखते हुए पाया तो वो सकपका गई। फिर उसने खुद को शांत करके सबकी ओर देखा तो उसकी नज़र दूर खड़े रुद्र की नज़रों से जा मिली, जो उसी को देख रही थी और वो भी प्रतिभा के जवाब को जानने के लिए बेताब था। प्रतिभा ने सिम्बा को अनु की गोद में दिया, फिर खड़े होकर सभी के बीच में आकर कहा, हमें शादी से कोई दिक्कत नहीं है, पर हम अभी ये शादी नहीं करना चाहते। उसकी बात सुनकर तो राजमाता ने कहा, क्या आपको रुद्र पसंद नहीं है? प्रतिभा ने अपनी नजरों को झुकाकर कहा, ऐसी बात नहीं है दादी सा, पर हम पहले अपनी गुरुकुल की शिक्षा को पूर्ण करना चाहते हैं। प्रतिभा ने सीधे सीधे शादी के लिए मना नहीं किया, क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो शायद राजमाता और महाराज वीर प्रताप को बुरा लगता और बाकी लोग भी उसे कुछ न कुछ कहते। एक और कारण भी था कि अगर कहीं उनको यूं शादी के लिए न बोलने से कहीं वो लोग बुरा मान जाए और उनके आपसी राज संबंध भी खराब हो जाए, इसलिए प्रतिभा ने ये कहा। और वैसे भी प्रतीत को गुरुकुल तो जान ही था। कोष्टक। तो महाराज वीर प्रताप ने पूछा, गुरुकुल की शिक्षा पूर्ण करना चाहती है, मतलब? तो प्रतिभा ने महाराज वीर प्रताप के पास जाकर उनके हाथों को पकड़ कर उनके पैरों के पास बैठकर बहुत ही प्यार से कहा, हाँ पिताजी, हम पहले अपनी शिक्षा पूर्ण करके अपनी शक्तियों को अच्छे से इस्तेमाल करना सीखना चाहते हैं, ताकि कभी हमें कोई निर्मला देवी की तरफ अपनी तिरछी नजरों से देखकर ये ना बोल सके कि हम कमजोर हैं या हमें किसी भी चीज का ज्ञान नहीं है, और कोई भी इसके लिए आप पर उंगली भी न उठा सके। हम सब कुछ सीखकर शक्तिशाली बनकर आपका और शिवगढ़ का मान बढ़ाना चाहते हैं। उसकी बातें सुनकर महाराज की आंखें भर आए। उन्होंने प्रतिभा के सर पर हाथ रखते हुए कहा, आप कब इतनी बड़ी और समझदार हो गई राजकुमारी, हम आपके इस फैसले में आपके साथ हैं। अब जब तक आप अपनी शिक्षा पूर्ण नहीं कर लेती तब तक कोई भी आपसे शादी के लिए नहीं बोलेगा। ये सुनकर प्रतिभा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। तभी राजमाता ने कहा, तो फिर ये तय रहा कि जब राजकुमारी प्रतीत अपनी शिक्षा पूर्ण कर लेंगी तभी उनकी और रुद्र का विवाह होगा। इस पर महाराज वीर प्रताप ने भी हाँ बोल दी। ये सुनके तो प्रतिभा के चेहरे की मुस्कान ही फीकी पड़ गई। उसे तो लगा था कि जब राजमाता सुनेंगी कि उन्हें बहुत इंतजार कारण होगा तो वो रुद्र की शादी के लिए न कहे, पर यहाँ तो उल्टा ही हो गया। राजमाता तो उसके पीछे ही पड़ गई थी। फिर महाराज देवेंद्र सिंह ने खड़े होकर घोषणा की, आज राजकुमारी प्रतिभा और राजकुमार रुद्र की शादी तय होती है, और जब राजकुमारी अपनी शिक्षा पूर्ण कर लेंगी तब उनकी शादी होगी। फिर महाराज देवेंद्र महाराज वीर प्रताप के गले लगते हुए बोलते हैं, आज से हम सिर्फ दोस्त ही नहीं बल्कि संबंधी भी बन गए हैं। जिस पर महाराज वीर प्रताप भी खुश होते हैं, पर वहां पर मौजूद कुछ लोग खुश नहीं थे, क्योंकि अगर विजयगढ़ और शिवगढ़ आपस में मिल गया तो वो दोनों और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे, फिर उनके सामने तो कोई टेक ही नहीं पाएगा। ये बात सुन के निर्मला देवी का गुस्सा और नफरत सातवें आसमान पर थी। वो गुस्से से वहां से उठकर भोजनालय की ओर चली गई। फिर महाराज ने सबको रात्रि के भोजन के लिए चलने को कहा तो सब लोग भोजनालय की ओर चले गए। प्रतिभा जो अभी भी बही बैठी थी, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। वो करना तो कुछ और चाहती थी पर हो कुछ और ही गया था।
उसके पास आकर बैठते हुए अनु ने उसे चिढ़ाने के लिए बोला, वह क्या बात है राजकुमारी, आज दिन में आपने एक शादी तोड़ी और रात तक आपकी दूसरी शादी भी तय हो गई। वह राजकुमारी, वैसे आपको तो शादी वादी में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। तो प्रतिभा ने चिढ़ते हुए कहा, चुप, एक तो मेरा वैसे ही दिमाग खराब है और तू मेरे ही मजे ले रही है। मुझे लगा था कि ये शादी टल जाएगी पर हो तो कुछ और ही गया। फिर रोनी सी शकल बनाकर, हे महादेव, कैसी परीक्षा ले रहे हो, मेरी एक आफत टलती नहीं दूसरी तैयार है। इतना बोलकर वो वहां से उठकर चली जाती है। उसकी ये हालत देखकर अनु को बहुत तेज हंसी आ जाती है। तभी प्रतिभा की आवाज आती है, अगर तेरा है हो जाए तो आ जाना। ये सुन के अनु भी चली जाती है। वही खड़े विजय ने रुद्र के कंधे पर हाथ रख कर कहा, लगता है महादेव ने तेरी बहुत जल्दी सुन ली, मतलब दिन में लड़की पसंद आए और रात तक शादी भी तय हो गई। फिर वो लोग भी भोजनालय की तरफ चले जाते हैं। सभी लोग अपने अपने आसनों पर बैठकर भोजन कर रहे थे। प्रतिभा महाराज वीर प्रताप की दाएं ओर बैठी थी और दूसरी तरफ महाराज देवेंद्र और बाकी लोग बैठे थे। तभी कुछ दासियां सभी के लिए हलवा लेकर आए और सबको हलवे की कटोरी देने लगी। जब दासी प्रतिभा को हलवे की कटोरी देने लगी तो प्रतिभा ने उसे मना करते हुए कहा, नहीं वो हलवा नहीं चाहिए, हमें सूजी का हलवा पसंद नहीं है। तो महाराज वीर प्रताप ने कहा, कोई बात नहीं पुत्री, आज हम बहुत खुश हैं, हम एक या दो कटोरी हलवा खाएंगे। इतना बोलकर उन्होंने जो कटोरी प्रतिभा को दी गई थी वो खुद ले ली। वो दासी कुछ करती या बोलती उससे पहले ही महाराज ने वो कटोरी ले ली थी। वो चुपचाप वहां से चली गई। सभी लोग अपना भोजन करने में व्यस्त थे। तभी एक चम्मच गिरने की आवाज आई। सब ने देखा तो महाराज ने अपना गला पकड़ा हुआ था और वो खांस रहे थे। उनके हाथ से वो हलवे की कटोरी गिर चुकी थी। ये देखकर प्रतिभा ने तुरंत महाराज को सहारा दिया और उनकी पीठ को थपथापने लगी। उनके पास ही बैठे महाराज देवेंद्र ने पानी दिया तो प्रतिभा ने तुरंत पानी पिलाने के लिए मना करते हुए कहा, नहीं पानी मत पिलाए। ये कोई कुछ कहता उससे पहले ही महाराज वीर प्रताप के मुंह से जहर निकलने लगा। ये देखकर रुद्र ने तेज आवाज में कहा, कोई हलवा नहीं खाएगा, उसमें जहर है। सभी ने तुरंत अपनी अपनी हलवे की कटोरी को छोड़ दिया। जब रुद्र ने महाराज वीर प्रताप के मुंह से झाग निकलते हुए देखा तो उसने तेज आवाज में कहा, कोई भी हलवा नहीं खाएगा, उसमें जहर है। ये सुनकर सबने तुरंत हलवा क्या अपना पूरा खाना ही छोड़ दिया और सभी अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गया। महाराज देवेंद्र ने वीर प्रताप की ये हालत देखकर चिल्लाते हुए कहा, राज वैद्य जी को बुलाओ जल्दी। उनका हुक्म सुनकर सैनिक तुरंत राज वैद्य जी को बुलाने के लिए निकल जाता है। प्रतिभा ने महाराज को देखते हुए कहा, पिताजी को एक बहुत ही घातक जहर दिया गया, अगर इसे जल्दी नहीं रोका तो ये खून के साथ मिलकर पूरे शरीर में फैल जाएगा। ये सुन के सभी के चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गई। तभी उन्होंने देखा कि प्रतिभा अपने आसपास कुछ ढूंढ रही थी। ये देखकर किसी को कुछ समझ ही नहीं आया कि प्रति करना की चाहती है। तभी उसने सामने मेज पर रखे छोटे से चाकू को उठाया और उसे महाराज के गले के पास ले गई। ये देखकर महाराज देवेंद्र ने उसे रोकते हुए कहा, ये तुम क्या कर रही हो राजकुमारी। वो इतना ही बोल पाए कि निर्मला देवी ने प्रतिभा पर गुस्सा करते हुए कहा, प्रतिभा ये क्या कर रही हो तुम, एक तो तुम्हारे पिताजी पहले ही कष्ट में है और तुम उन्हें और नुकसान पहुंचा रही हो। तो प्रतिभा ने एक बेहद ही खतरनाक आवाज में कहा, मैं जो कर रही हूँ वो मुझे करने दिया जाए, अगर मुझे किसी ने भी रोका तो उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। उसकी आवाज इतनी खतरनाक थी कि सभी लोग अंदर तक सिहर उठे, यहाँ तक कि महाराज देवेंद्र ने भी अपने कदम पीछे ले लिए जो उसे रोकने के लिए बड़े थे। प्रतिभा ने उस चाकू से महाराज वीर प्रताप के गले की एक नस को जिसे उसने हल्का दबा कर रखा था उस पर छोटा सा कट लगाया, फिर उस नस को दबाया जिससे महाराज के गले से गाढ़े नीले रंग का खून निकलने लगा। ये देख के सबकी आंखें बड़ी ही गई। फिर उसने अनु आगे हाथ किया तो उसने एक हल्के लाल रंग की जड़ी बूटी पकड़ा दी। जब प्रतिभा ने महाराज के मुंह से झाग निकलते देखा तभी उसने अपनी मन की शक्ति का प्रयोग करके अनु को वो लाल रंग की जड़ी बूटी लाने के लिए बोल दिया था। ये जड़ी बूटी महल के बगीचे में ही लगी थी। जब प्रतीत और अनु महल से भागते हुए बगीचे में गए थे तभी प्रतिभा ने उसे देखा था। कोष्टक प्रतिभा ने वो जड़ी बूटी ली और उसको हल्का सा अपने हाथों से मसल कर पूरा जहर निकलने के बाद उस गले पर करे कट पर लगा दी, जिससे अब और खून निकलने बंद हो चुका था। थोड़ी ही देर में महाराज ने अपनी आंखें हल्के से खोली पर वो अभी भी जोर जोर से सांस ले रहे थे। महाराज के सामान्य होने के बाद प्रतिभा ने सबकी तरफ नजरें घुमाकर देखा तो सब उसे अविश्वास में देख रहे थे।
उसी समय राजवेद्या जी आए और महाराज को देखने लगे तो प्रतिभा ने शाही सैनिकों के सेनापति अरविंद की तरफ देखकर एक तेज आवाज के साथ कहा, महल के सभी द्वार और रास्ते बंद कर दो, कोई भी यहाँ से बाहर न जा पाए, और जितने भी 10 दासियों ने ये भोजन बनाया या लाया है उन सभी को यहाँ पर बुलाओ अभी के अभी। सभी शाही सैनिकों ने तुरंत ऐसा ही किया। आज प्रतिभा के गुस्से को देखकर सब यही दुआ मना रहे थे कि गलती से भी उन पर कोई भी शक न आए। जब राजवेद्या जी ने महाराज को पूरी तरह जांच लिया तब उन्होंने कहा, अच्छा हुआ आप लोगों ने महाराज को पानी नहीं पिलाया, वरना इनके गले में जो जहर था वो पानी के साथ मिलकर इनके पूरे शरीर में फैल जाता, और अगर आप इन्हें लेता देते तो वो जहर महाराज के दिमाग की तरफ भी जा सकता था। इन सब के बारे में प्रतिभा पहले ही जान चुकी थी, क्योंकि आधुनिक दुनिया में ऐसा कोई जहर या ड्रग नहीं बचा था जिसके बारे में वो ना जानती हो। उसने सभी तरह के ड्रग्स के बारे में रिसर्च की थी। कोष्टक। फिर प्रतिभा की तरफ देखकर, राजकुमारी आपने सही समय पर जहर निकल के और वो जड़ी बूटी लगाकर महाराज की जान बचाई है, वरना शायद हम लोग ना उस जहर को निकल पाते और ना ही महाराज को बचा पाते। फिर उन्होंने थोड़ा रुक कर कहा, राजकुमारी आपने इतनी कुशल चिकित्सक विद्या सीखी किस वैद्य से और कहाँ से? तो प्रतिभा ने कहा, हमने वैद्य विद्या का संपूर्ण ज्ञान किताबों से लिया है, लेकिन अभी ये जानने से ज्यादा जरूरी ये है कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई कि उसने शिवगढ़ के महाराज को जहर दिया। अब प्रतिभा क्या बताए कि उसने ये सब भविष्य की आधुनिक दुनिया से पूरी ट्रेनिंग लेकर सीखा था, इसलिए उसने अभी बात को टालने के लिए ये कहा। तभी राजकुमार रुद्र ने कहा, जहर महाराज को नहीं बल्कि आपको दिया गया था राजकुमारी। राजकुमार रुद्र की बात सुन के महाराज देवेंद्र ने कहा, आपके कहने का अर्थ क्या है? रुद्र और जहर राजकुमारी के लिए था, ये तुम इतने यकीन से कैसे बोल सकते हो? तो प्रतिभा ने कहा, हाँ राजकुमार रुद्र सही कह रहे हैं, जहर तो सिर्फ उस कटोरी में था, मुझे दी गई थी क्योंकि पिताजी तो अपनी कटोरी का भी हलवा खा चुके थे, तब उन्हें कुछ नहीं हुआ, पर जब मैंने हलवा लेने से मना कर दिया तो वो पिताजी ने ले लिया और उसे खाकर ही उनकी ये हालत हुई। ये सुन के अनु ने कहा, इसका मतलब जहर जिसने भी मिलता वो सिर्फ राजकुमारी को मरना चाहता था, ना कि महाराज को। इस पर रुद्र और प्रतिभा दोनों ने अपना सर हाँ में हिला दिया। अब सभी के मन में केवल एक ही सवाल था कि प्रतिभा को मारना कौन चाहता है। तभी वहां पर अरविंद आया और बोला, राजकुमारी जी ये रहे वो सभी लोग जिन्होंने भोजन बनाया और भोजन को सबको परसा। प्रतिभा ने एक नज़र सभी पर डाली। 10 दासियां एक लाइन में खड़े थे। प्रतिभा उनके पास गई और कहा, जिसने भी ये काम किया है वो अगर खुद सामने आ जाए तो उसी में उसकी भलाई है, वरना अगर मैंने उसे सामने लाया तो मैं उसके साथ वो करूंगी जो उसने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। उसकी बात सुन के सभी की हालत डर के मारे खराब हो रही थी, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। तो प्रतिभा ने एक दासी की तरफ देखा, ये वही दासी थी जिसने सभी को हलवा दिया था। प्रतिभा को यूं अपनी तरफ देखते हुए पाकर उस दासी के हाथ पैर कांपने लगे। जब प्रतिभा ने उसके पास आने के लिए अपना कदम बढ़ाया तो उस दासी ने डर के अपने पास खड़े लोगों को धक्का दिया और अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां से भागने लगी। ये इतनी जल्दी हुआ किसी ने कुछ कर ही नहीं पाया, पर अनु ने तुरंत अपनी पृथ्वी तत्व की शक्ति का प्रयोग करके उस दासी के सामने जमीन से निकालकर एक दीवार खड़ी कर दी, जिससे वो दासी भागते हुए उससे टकराकर नीचे गिर पड़ी। वो दोबारा कुछ न करे इसलिए अनु ने अपनी शक्तियों उसके हाथों को जमीन से निकलती 2 जंजीरों से बांध दिया। अब वो दासी गिराते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे जाने दो, मैंने जहर नहीं मिलाया। तो अनु ने उससे पूछा, अच्छा अगर तुमने कुछ किया ही नहीं तो तुम भागी ही क्यों? तो उस दासी ने कहा, वो मैं डर गई थी, मुझे लगा राजकुमारी मुझे अपराधी समझकर मार ना दे। उसकी बात सुन के प्रतिभा ने एक टेढ़ी स्माइल के साथ कहा, ओ तो तुम डर गई थी और तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें बिना अपराध के मार दूंगी? तुम्हें क्या मैं इतनी निर्दय लगती हूँ? अपने पास खड़े अरविंद की तलवार निकालकर उसके पास जाते हुए, अब जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं है तो तुम हमारे किस काम की, ना ही तुम्हारे मरने से हमें फर्क पड़ता है। इतना बोले प्रतिभा ने उसकी तरफ तलवार उठाई तो ये देखकर उसने अपनी आंखें बंद करके अपने आप को अपने हाथों से ढकते कर रोते हुए कहा, नहीं राजकुमारी मुझे मत मारो, हलवे में जहर मैंने ही मिलाया था। उसके इतना बोलते ही वहां पूरी जगह शांति छा गई। उस दासी ने धीरे से अपनी आंखें खोलकर देखा तो प्रतिभा उसके सामने खड़ी थी, पर उसने वो तलवार अरविंद को वापस दे दी थी। वो समझ गई कि प्रतिभा ने ये सब उससे सच निकलवाने के लिए किया था। तभी अनु ने कहा, अब बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो उस दासी ने रोते हुए कहा, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, मुझसे ये काम करवाया गया था। मैं धन की लालच में आ गई थी, राजकुमारी मुझे माफ कर दीजिए।
फिर अरविंद ने एक तेज आवाज में उससे पूछा, तुमसे ये सब करने के लिए किसने कहा था? उस दासी ने डरते हुए कहा, वो मुझसे ये सब माँ। वो इससे आगे कुछ बोलती कि अचानक से एक तीर आकर उसके सीधे सीने पर लगा, जिससे उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। ये देखकर महाराज देवेंद्र सिंह ने कहा, उस तीर चलाने वाले को पकड़ो जल्दी। सभी सैनिक उसको पकड़ने के लिए तीर चलने की दिशा में भागे। रुद्र ने भी विजय और अभय को उसे पकड़ने के लिए इशारा किया, तो वो दोनों भी उस दिशा में चले गए। वो तीर महल के पास वाले जंगल के पेड़ पर बैठे एक इंसान ने चलाया था, जिसने अपना पूरा चेहरा काले रंग के नकाब से ढक रखा था और उसकी आंखें भूरे रंग की रोशनी से चमक रही थी। जब उसने सैनिकों को अपनी ओर आते देखा तो उसने पेड़ से छलांग लगाए और नीचे आकर जंगल के अंदर की ओर भागने लगा। उसने भागते हुए पीछे देखा तो सभी सैनिक उससे काफी पीछे थे, लेकिन जैसे ही उसने आगे देखा अचानक से एक तेज पीले रंग की रोशनी के साथ कोई था, उसकी आंखें भी पीली थी। ये है राजकुमार अभय, जो अपनी बिजली की शक्ति के प्रयोग से इतनी जल्दी इस नकाबपोश के सामने आ गया। उसे हैरान देखकर अभय ने कहा, क्या हुआ, बस इतने ही तेज भाग सकते हो? तो वो नकाबपोश जैसे ही भागने के लिए दूसरी ओर मुड़ा तो सफेद रोशनी के साथ एक जोरदार मुक्का उसके चेहरे पर पड़ा, जिससे वो जमीन पर जा गिरा। ये देखकर अभय हंसते हुए बोला, इसकी तो विजय भाई के एक मुक्के में ही हवा निकल गई। अब तक सभी सैनिक भी पहुंच गया थे तो विजय ने कहा, इसे पकड़कर महल ले चलो, अभी तो इसे और मुक्के सहने हैं। महल में उसे पकड़कर सैनिकों ने सबके सामने लाकर जमीन पर पटक दिया और उसका नकाब हटाकर फेंक दिया। उसका नकाब हटते ही वहां पर मौजूद सभी रानियों और दासियों ने अपने अपने चेहरे फेर लिए, क्योंकि उसका पूरा चेहरा जला हुआ था, जो देखने में बहुत ही भयानक लग रहा था। अनु ने भी एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, पर प्रतिभा ने अपनी पलकें तक नहीं झपकाई। फिर गुस्से से महाराज देवेंद्र ने पूछा, तुम्हें उस दासी को मारने के लिए किसने कहा था? उसने कोई जवाब नहीं दिया तो अरविंद ने पीठ पर एक लात मारी और पूछा, बताओ तुम्हें किसने भेजा था? जब उस आदमी को लगा कि अब वो नहीं बच सकता तो उसने अपने हाथ में पहनी अंगूठी का नग अपने मुंह में रख लिया। इससे पहले कोई कुछ कर पाता, वो भी मर चुका था। ये देखकर प्रतिभा ने गुस्से से अपनी आंखें मिचली और अपनी कसके मुठियां बांध ली, जिससे उसके नाखून खुद ही उसकी हथेली में चुभ रहे थे, पर उसे कोई फर्क तक नहीं पड़ा। पर ये सब उसके पीछे खड़े रुद्र ने जरूर देख लिया था। अरविंद ने कहा, ये तो मर चुका है, अब हम क्या करें? तभी पीछे से महाराज वीर प्रताप की आवाज आई, आज ये पर जो कुछ भी हुआ उसके कारण आप सबको जो तकलीफ हुई, हम उसके लिए आप सबसे माफी चाहते हैं। सभी ने देखा तो वीर प्रताप कुर्सी के सहारे से खड़े थे। ये देखकर प्रतिभा और अनु दोनों ने तुरंत उनको दोनों तरफ से सहारा देते हुए एक जगह बैठाया और प्रतिभा ने उन्हें डरते हुए कहा, पिताजी आपको खड़े होने के लिए किसने कहा था? आपको अभी सिर्फ आराम की जरूरत है। तो वीर प्रताप ने प्यार से कहा, हम ठीक है पुत्री, आप चिंता मत कीजिए। आपने हमें जो जड़ी बूटी दी थी उससे हमें बहुत आराम मिला है। कुछ समय में सारे अतिथि अपने अपने राज्यों को लौट गए, क्योंकि अब उन्हें डर था अगर यहाँ पर दोबारा हमला हुआ तो कहीं उनके परिवार को कोई हानि न हो जाए, इसलिए अब वहाँ कोई नहीं रुकना चाहता था। अब महल में सिर्फ महाराज देवेंद्र और उनका परिवार ही रुका था। उन सब की रुकने की व्यवस्था करी गई और पूरे महल की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई थी। अब से प्रतिभा और अनु भी महल में ही रुकने वाले थे। महाराज वीर प्रताप को उनके कमरे में छोड़ने के बाद जब प्रतिभा अपने कमरे की तरफ जा रही थी, तभी अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़कर एक कोने में खींच लिया। अचानक इसे खींचे जाने से पहले तो प्रतिभा हैरान हुई, फिर तुरंत अपने दिमाग को चला के अपने आप को बचाने के लिए उस आदमी पर अपने हाथों से हमला किया, पर वो आदमी भी बहुत तेज था। उसने तुरंत प्रतिभा के उस हमले को रोक लिया और उसकी कमर के पीछे उसके हाथ को पकड़कर उसे दीवार से लगा दिया। ये इतनी जल्दी हुआ कि प्रतिभा इस सब को रोक ही नहीं पाई। प्रतिभा ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश ही करते हुए गुस्से से कहा, अगर तुमने हमें अभी के अभी नहीं छोड़ा न तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तभी उसे अपने कान और गले पर किसी की गर्म सांसें महसूस हुई और एक गहरी पर हल्की आवाज उसके कानों में पड़ी, पर हम तो आपको छोड़ना नहीं चाहते राजकुमारी, और हम भी यही चाहते हैं कि आप भी हमें कभी न छोड़े। ये आवाज सुन के पता नहीं क्यों पर प्रतिभा का दिल अपने आप ही तेजी से धड़कने लगा और उसकी सांसें को अपने गले पर महसूस करके उसकी आंखें ही बंद हो गई। फिर प्रतिभा ने अपने आप को संभालते हुए अपनी पूरी ताकत लगाकर पीछे घूम गई तो उसकी नजरें जाकर सीधा उन आंखों से जा टकराए। तो प्रतिभा ने उसकी आंखों में ही देखते हुए कहा, राजकुमार रुद्र आप। तो रुद्र ने उसे अपने और करीब करके उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, क्यों, आप क्या किसी और को देखना चाहती थी?
उसके इतने करीब होने से वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। फिर उसने अटक अटक कर बोला, ऐसी बात नहीं है राजकुमार, पर आपने हमें ऐसे क्यों खींचा? रुद्र ने वैसे ही जवाब दिया, एक अधूरा काम पूरा करना था। तो प्रतिभा ने पूछा, कौन सा काम जो अधूरा रह गया हो? रुद्र ने बताया, शुक्रिया कहना था आपको, उस रात जंगल में आपने ही हमारा उपचार किया था और हमें बचाया था। प्रतिभा कुछ बोलती कि उसकी बात को काटते हुए रुद्र ने कहा, अब ये मत बोलिएगा कि वो आप नहीं थी। आप झूठ बोल सकती है पर आपकी आंखें नहीं। ये सुनकर प्रतिभा शांत हो गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या बोले, इसलिए उसने कहा, आपको शुक्रिया बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आज आपने भी हमारी जान बचाई तो हिसाब बराबर हुआ। फिर उसने थोड़ा रुककर कहा, अगर बस यही बात थी तो क्या हम अब जा सकते हैं? तो रुद्र ने उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, हाँ, पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि माना आपको गुस्सा आता है, पर इसका ये मतलब नहीं कि आप खुद को चोट दे। अब से आप पर जितना हक आपका है उतना ही हमारा भी, और हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारी राजकुमारी को कोई भी चोट लगे। इतना बोलकर रुद्र ने अपनी आंख बंद की और दोबारा खोली तो उसके हाथ हल्की लाल रोशनी निकलने लगी। प्रतिभा को नहीं पता, पर रुद्र की बातें सुनकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। जब वो रोशनी निकलना बंद हुई तब प्रतिभा ने अपने हाथ को देखा तो जो उसके नाखूनों से लगी चोट थी वो अब ठीक हो चुकी थी। ये देखकर प्रतिभा की आंखें बड़ी हो, फिर उसने बिल्कुल किसी जिज्ञासु बच्चे की तरह रुद्र से पूछा, ये चोट बिना किसी दवाई या उपचार के ये ठीक कैसे हो गई? हमने कभी इस शक्ति के बारे में पहले कभी नहीं सुना और नहीं पढ़ा। उसके इस तरह से पूछने पर रुद्र कहा, इसका प्रयोग केवल पंच तत्वों की शक्ति वाले लोग ही कर सकते हैं। इससे बड़े घाव या चोटें तो ठीक नहीं हो सकती, पर बाकी हो सकती है। थोड़े से अभ्यास से इसे कोई भी सीख सकता है। अगर आप चाहें तो हम आपको सिखा सकते हैं। प्रतिभा ने जब रुद्र की आखिरी बात सुनी तो उसकी आंखें चमक उठी। उसने रुद्र का हाथ पकड़कर पूछा, सच में आप हमें सिखाएंगे? प्रतिभा को अपने करीब और ऐसा करता देख उसे बहुत खुशी हुई, पर वो उसने अपने चेहरे पर नहीं आने दी और प्रतिभा की आंखों में देखते हुए अपना सर हाँ में हिला दिया। उसकी हाँ देखकर प्रतिभा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई, जिससे वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। लेकिन जब प्रतिभा को ये एहसास हुआ कि वो रुद्र के कितने करीब है और उसका एक हाथ तो उसने पकड़ा हुआ है, तो उसके गाल हल्के रेत पड़ गए। उसने तुरंत रुद्र का हाथ छोड़ दिया और उससे थोड़ा पीछे हो गई। लेकिन उसका यूं दूर जाना रुद्र को अच्छा नहीं लगा, पर वो अभी कुछ कर नहीं सकता था। प्रतिभा ने अपनी नजरें झुकाकर इधर उधर देखते हुए कहा, अब हमें चलना चाहिए, वैसे भी रात काफी हो गई है, आपको भी आराम करना चाहिए। हमें अनु ढूंढ रही होगी। इतना बोले बिना एक भी बार रुद्र की तरफ देखे प्रतिभा सीधा अपने कमरे की तरफ चली गई। उसको ऐसा करता देख रुद्र को तो उस पर बहुत प्यार आ रहा था। फिर वो भी वहां से चला गया। प्रतिभा सीधा अपने कमरे में आकर रुकी। फिर उसने अपने दिल पर हाथ रख कर कहा, ये क्या हो रहा था मुझे? ये अजीब सा एहसास कैसा है, और मैं राजकुमार रुद्र के इतना करीब कैसे जा सकती हूँ? फिर वो अपना दिमाग झटक कर खुद को शांत करने के लिए कमरे की खिड़की के पास बैठ जाती है और बाहर चांद को देखते हुए आज दिन भर जो भी हुआ सब याद करने लगी है। तभी कमरे में अनु आती है, जो गुस्से में कुछ बड़बड़ाए जा रही थी। उसको ऐसे देख प्रतिभा ने पूछा, क्या हो गया और क्या बड़बड़ाए जा रही है? तो अनु ने कहा, अगर उस पीली आंखों वाला बंदर ने मुझे दोबारा परेशान किया न तो मैंने भी, अगर उसकी चटनी ना बनाई तो मेरा नाम भी अनुष्का नहीं। उसकी बात सुन के प्रतिभा ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, कौन पीली आंखों वाला बंदर? और महल में बंदर कहाँ से आ गया? तो अनु ने बताना शुरू किया। कुछ देर पहले जब वो प्रतिभा के कहने पर पूरे महल की सुरक्षा को देखकर आ रही थी, तभी अचानक उसके सामने कोई आ गया। एकदम से उसके सामने आने से अनु एक पल के लिए डर गई। उसने सामने देखा तो ये राजकुमार अभय था। अनु ने उससे कहा, ऐसे अचानक कौन सामने आता है? तो अभय मुस्कुराते हुए कहा, क्यों आप डर गई क्या? तो अनु ने उसे घूरकर उसे देखा, जिस पर अभय ने बड़े ही स्टाइल से कहा, मोहतरमा ऐसे मत देखिए, प्यार हो जाएगा हमसे। अनु ने चिढ़ते हुए बोला, प्यार वो भी आपसे? मुझे क्या किसी पागल कुत्ते ने काटा है? ये सुन के अभय ने कहा, क्यों, क्या खराबी है मुझ में? इतना सुंदर तो चेहरा है मेरा, जाने कितनी ही लड़कियां दीवानी है हमारी। तो अनु ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या करे, शायद बेचारियों को सही से दिखता नहीं होगा, वरना बंदर जैसी शकल के पीछे कौन ही पड़ेगा। अभय ने कहा, बंदर, तुम्हें मेरी शकल बंदर जैसी लगती है? जिस पर अनु ने तुरंत कहा, सिर्फ शकल बंदर जैसी नहीं बल्कि तुम ही पूरे के पूरे बंदर जैसे हो, तभी तो यहाँ वहाँ कूदते फिरते हो। तो अभय बोला, बंदर
तुमने मुझे बंदर कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? अगर मैं बंदर तो तुम। तभी विजय, जो इतनी देर से अपनी हंसी को रोककर दोनों की लड़ाई देख रहा, वो अभय को रोकते हुए बोला, ओ भाई भाई बस कुछ मत बोल, अभी तो सिर्फ बंदर ही बोला है, फिर पता नहीं क्या क्या बोलेगी। तभी अनु ने गुस्से से कहा, अगर मैं बंदर तो तुम क्या बोलो तो जरा फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। तो अभय ने हल्का डरते हुए कहा, कुछ नहीं, मैंने कहा कुछ बोला। अनु ने शांत होते हुए कहा, कुछ ना बोलो, उसी में तुम्हारी भलाई है। फिर जाते हुए, अगर दोबारा मुझसे पंगा लिया ना, तुम्हें छोड़ने वाले नहीं है। उसकी बात सुन के अभय ने घिरे से कहा, हाँ तो तुम्हें छोड़ना चाहता ही कौन है? तो अनु ने पीछे पलटकर पूछा, कुछ कहा क्या आपने? तो विजय बोला, वह ये कह रहा था कि तुम्हें छोड़। वो उससे आगे कुछ बोलता कि अभय तुरंत उसके मुंह पर हाथ रखकर कहा, भाई सा अगर आपने कुछ कहा न तो मैं रिद्धि भाभी के बारे में सबको बता दूंगा। रिद्धि का नाम सुन के विजय शांत हो गया और कहा, कुछ भी तो नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। दोनों को शक भरी निगाहों से देखते हुए अनु ने कहा, इसी में आप दोनों की भलाई है। इतना बोलकर अनु वहां से चली गई। उसके जाने के बाद विजय ने कहा, बहुत खतरनाक है, एक बार और सोच ले, यही चाहिए। तो अभय ने मुस्कराते हुए कहा, बस इनकी यही अदा और नखरा तो हमें पसंद है। प्रतिभा के कमरे में अनु की बातें सुनकर प्रतिभा ने हंसते हुए कहा, इसमें उस बेचारे की क्या गलती, उसने तो तुझे कुछ बोला भी नहीं और तूने उसे इतना सुना दिया। क्या नाम रखा है? पीली आंखों वाला बंदर। इतना बोलकर प्रतिभा हंसने लगी। अनु ने चिढ़ते हुए कहा, बेचारा, तुझे वो बेचारा लगता है? वो पीली आंखों वाला बंदर मुझ पर ट्राई मार रहा था। उसको ऐसे हंसते देखकर अनु ने कहा, हंस ले, जब तेरा नंबर आएगा तब मैं भी ऐसे ही हंसूंगी। वैसे भी तेरी तो अब राजकुमार रुद्र से शादी तय हो ही गई है। रुद्र का जिक्र सुन के उसे रुद्र का उस पर अपना हक जताना, उसके करीब आना और उसकी चिंता करना याद आ गया, जिससे उसे चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उसकी स्माइल देखकर अनु ने शक करते हुए पूछा, क्या ऐसा कुछ हुआ है जो मुझे पता होना चाहिए पर मुझे पता नहीं है? तो प्रतिभा ने अपनी जगह से उठते हुए अपने बिस्तर की तरफ जाते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बस तेरा ही दिमाग ज्यादा चल रहा है। क्योंकि उसे पता था अगर वो उसके सामने बैठी रहेगी तो अनु को पक्का पता चल जाएगा कि वो उससे कुछ छुपा रही है। इसलिए उसने कहा, अब मैं बहुत थक गई हूँ, मैं तो सोने जा रही हूँ, तू भी सो जा, अब रात काफी हो गई है। तो अनु भी अपने बिस्तर की तरफ चली गई और बोली, थक तो मैं भी बहुत गई हूँ, आज पूरे दिन में इतना ड्रामा हो गया जितना इन पूरे 6 महीने में भी नहीं हुआ। फिर वो दोनों सो गई। एक लड़की जमीन पर बेहोश पड़ी थी, जिसने नीले रंग के कपड़े पहने हुए थे। धीरे धीरे उसे होश आने लगता है। वो अपनी आंखों को खोलती है और अपना सर पकड़ते हुए बोलती है, ये कौन सी जगह है और मैं हूँ कहाँ? पर उसे अपने आसपास कोई नहीं दिखता। वहां पर कुछ नहीं था तो सिर्फ और सिर्फ अंधेरा। उसने उठने की कोशिश की तो वो वापस जमीन पर गिर गई। उसने देखा तो उसका पैर जंजीर से बंधा हुआ था। वो लड़की चीखने लगी, चिल्लाने लगी, कोई है यहाँ? क्या कोई मुझे सुन सकता है? मुझे यहाँ पर किसने बांधा? कुछ देर चिल्लाने के बाद जब उसे कोई नतीजा नहीं मिला तो वो शांत हो गई। तभी वहां पर किसी के आने की आहट होती है। वो लड़की अपना सर उठाकर देखती है तो उसके सामने कोई खड़ा था, जिसने ऊपर से नीचे तक काले कपड़े पहने थे और अपना चेहरा भी ढक रखा था। तो उस लड़की ने उससे पूछा, कौन हो तुम और मुझे यहाँ पर क्यों बांध रखा है? उसकी बात सुन के वो औरत बिल्कुल किसी शैतान की तरह हंसने लगी। फिर उसने उस लड़की का चेहरा पकड़कर अपनी डरावनी आवाज में कहा, कितनी कोमल और खूबसूरत है ना तू, पर अब ये सब मेरा होगा। तेरी सारी शक्तियां मेरी होंगी और मैं बनूंगी सबसे शक्तिशाली। फिर मैं इस पूरी दुनिया पर राज करूंगी। हाँ हाँ हाँ। उसकी वो डरावनी हंसी सुन के वो लड़की भी डर गई। फिर उस काले कपड़ों वाली औरत ने कहा, अब इस पूरी दुनिया पर मेरी हुकूमत होगी और तुम्हारी सारी शक्तियां मेरी होंगी। इतना बोलकर उसने अपने हाथ आगे लिए, जिससे काले रंग की रोशनी निकलने लगी और उस लड़की को चारों तरफ से घेरने लगी, जिससे उस लड़की के अंदर से नीली रोशनी निकलकर उसकी काली रोशनी में मिलने लगी। वो लड़की दर्द के मारे चिल्लाने लगे, मुझे छोड़ दो ना। नहीं। वो लड़की बस दर्द से चिल्लाए जा रही थी पर उस औरत पर कोई असर नहीं पड़ा। तभी उस लड़की को आवाजें आने लगी, मालकिन उठिए मालकिन, प्रतिभा उठ जा। तभी एक जोर की चीख के साथ उसकी आंखें खुली, मुझे छोड़ दो। वो जोर जोर से सांसें लेने लगी। तभी उसे कसकर किसी ने गले लगा लिया। अनु ने लगभग रोते हुए पूछा, तू ठीक तो है ना? हम तुझे कब से आवाजें दे रहे थे।
कितनी देर से तुझे उठा रहे थे पर तू बस चिल्ला रही थी। तभी सिम्बा ने भी कहा, हाँ मालकिन, जब हमने आपकी चीखें सुनी तो हमारी नींद खुल गई और हम आपको उठने की कोशिश करने लगे पर आप उठ ही नहीं रही थी। क्या आपने फिर से कोई मायावी सपना देखा? उन दोनों की बातें सुनी प्रतिभा ने पहले खुद को शांत करके पानी पिया, फिर उनसे कहा, मैं ठीक ही, हाँ मैंने एक सपना देखा जिसमें एक औरत काले कपड़े पहने थी और वो मुझसे मेरी सारी शक्तियां ले रही थी और बोल रही थी कि अब वो पूरी दुनिया पर राज करेगी। वो सपना बिल्कुल किसी सपने की तरह लग ही नहीं रहा था। मुझे सच में दर्द हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे शरीर से मेरी आत्मा को अलग कर रहा हो। मुझे तो अभी तक हल्का दर्द महसूस हो रहा है। तभी उसकी नीरा अंगूठी चमकने लगी और उसने कहा, मालकिन अच्छा हुआ कि आप समय पर उठ गई, अगर आप उस मायावी सपने में और रहती तो आपकी सारी शक्तियां चली जाती और हो सकता था कि आपकी जान भी खतरे में पड़ जाती। उसकी बातें सुन के अनु ने पूछा, लेकिन एक सपना किसी की जान कैसे ले सकता है? उसका जवाब देते हुए नीरा अंगूठी ने कहा, ये मायावी और काली शक्तियां होती है जो आपके सपने में घुस के कुछ भी कर सकती है और अगर ये आप पर हावी हो गई तो इससे आपकी जान भी जा सकती है। इसलिए मालकिन आपको इन काली शक्तियों को खुद पर हावी नहीं होने देना है। वैसे अब मायावी शक्तियां इतना हावी नहीं हो पाती, पर यह सिर्फ आपके साथ क्यों हो रहा है ये नहीं पता। प्रतिभा ने कहा, ये तो नहीं पता कि मुझे ये सपने क्यों आते हैं, पर आज का सपना बाकियों से अलग था। मैंने पहले जो सपना देखा था उसमें मुझे एक औरत बुला रही थी बस, और वो सपने मुझे 3 महीने पहले ही आना बंद हो गए थे, पर इस बार ये बिल्कुल अलग था। फिर प्रतिभा ने सिम्बा और अनु से कहा, अब मैं ठीक हूँ, वैसे भी मेरी बजाय से तुम दोनों की भी नींद खराब हो गई, अब तुम दोनों सो जाओ। उसकी बात सुन के अनु ने उसकी फिक्र करते हुए कहा, तू सच में ठीक है ना? तो प्रतिभा ने कहा, हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू सो जा, अगर मुझे कोई दिक्कत हुई तो मैं तुझे बता दूंगी। प्रतिभा के इतना बोलने पर वो दोनों सो जाते हैं। उन दोनों के सोने के बाद प्रतिभा अपने बिस्तर से उठकर खिड़की के पास खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसे अब नींद ही नहीं आ रही थी। प्रतिभा कमरे खिड़की से बाहर नीचे महल के पीछे वाला बगीचा दिखता था, वो उसी तरफ देख रही थी कि तभी उसने देखा कि कोई अपने आप को काले कपड़े से ढककर छुपते हुए महल के अंदर जा रहा था। ये देखकर प्रतिभा ने कहा, महल की इतनी कड़ी सुरक्षा होने के बाद भी ये कौन है जो ऐसे महल में घूम रहा है? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे जाकर देखना चाहिए। उसने एक नज़र अनु और सिम्बा को देखा तो वो लोग सो रहे थे। प्रतिभा अब उनको परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो अकेले ही कमरे से बाहर निकल गई। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।